Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you very important topics for your examination point of view. Today I am going to discuss with you GST रजिस्ट्रेशन. आज हम जीएसटी का क्लासेस लेने वाले हैं और आज का जो क्लासेस का जो टॉपिक है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन. कि कोई भी एक टैक्सेबल पर्सन होता है उसको कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ओके, कोई भी एक सप्लायर है तो उसको कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में. सो आई विल डिस्कस इन टुडेस class. Okay, so I will discuss everything in today's class. So first of all, I will tell you that if you wanted to purchase the courses for your examinations, okay, so courses are available on my website himanshuranjanclasses.in. Link is also given in description box of this video, so go and check the description box of this video. From there you can see your link is there. Okay, by clicking that link you can visit on my website himanshuranjanclasses.in. Courses are available there. Full courses are available at only rupees 999. Okay, in that full courses you will get the video lectures, notes with MCQs. Okay, and those students who wanted only to purchase the MCQs, that is also available. MCQ are available at only rupees 500. Choice of your आप क्या परचेस करना है. ओके, फुल कोर्सेस में आपको सब कुछ मिलेगा, एमसीक्यू में आपको एमसीक्यूज मिलेगा. ओके, और बात किया जाए एमसीक्यू का तो हम आपको यहाँ पे 5000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं. 5000 से ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलेगा. इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं पीएसयूज का, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा एमसीक्यूज, मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है, और जो एमसीक्यूज आपको जो मिलेगा यहाँ पे 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, वो भी आपको मात्र 500 में, मात्र 500 रुपया में आपको एमसीक्यूज मिल रहा है. ओके, सो चॉइस ऑफ योर्स कि आपको क्या परचेस करना है, फुल कोर्सेज परचेस करना है या फिर एमसीक्यू परचेस करना है. ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा गया कि यहाँ पे आपको जो सेक्शन नंबर है वो अभी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी सेक्शन है उससे भी क्वेश्चन आता है, और इसका जो रिलेटेड प्रोविजन है उससे तो क्वेश्चन आता ही आता है. ओके, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स और मैं बता दूं आप लोगों को कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा. आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिलते रहता है. और इफ यू आर टू आस्क मी एनीथिंग देन यू कैन आल्सो आस्क मी इन टेलीग्राम. सो go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can join my telegram. Okay, from there you will get important update related to my classes. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास. आज स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ओके, हु इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन किसको लेने जरूरी है, किसको लेना जरूरी है, कौन ऐसा पर्सन है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है. सबको तो जरूरी नहीं है ना, किसको किसको जरूरी है, तो किसको किसको जरूरी है वो हम अभी देखने वाले हैं. ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 10 लाख 20 लाख. ओके, लिखा है 10 लाख 20 लाख. मैं बता दूं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कुछ कुछ स्टेट में 10 लाख का लिमिट है, कुछ स्टेट में 20 लाख का लिमिट है, कुछ स्टेट में 40 लाख का लिमिट है. ओके, तो कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको 10 लाख का लिमिट है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा. ओके, जो 10 लाख का जो लिमिट है, ओके, जो 10 लाख का लिमिट है, कौन कौन सा स्टेट में 10 लाख का लिमिट है आप लिख लो यहाँ पे. मणिपुर, मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा. ओके, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा में 10 लाख का लिमिट है. ओके, कोई भी एक सप्लायर है उसका, अगर कोई भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई भी एक सप्लायर है अगर उसका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ये कौन कौन सा स्टेट पे अप्लीकेबल है, 10 लाख का लिमिट है. 10 लाख का जो लिमिट अप्लीकेबल है मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा. ओके, 20 लाख कौन सा स्टेट पे, 20 लाख का जो लिमिट है वो कौन सा स्टेट पे अप्लीकेबल है 20 लाख का. ओके, मैं बता दूं आपको, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी,
पुडुचेरी, फिर तेलंगाना। तेलंगाना, ये सब स्टेट में 20 लाख का लिमिट है, ठीक है, ये सब स्टेट में 20 लाख का लिमिट है। अगर कोई भी एक सप्लायर है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, कोई भी एक टैक्सेबल मतलब कोई भी टैक्सेबल पर्सन, तो जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब उसको टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। मतलब कोई भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर वो उसका अगर टोटल जो लिमिट है, उसका टर्नओवर का जो लिमिट है वो अगर 20 लाख क्रॉस कर जाता है, ये सब स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना में, ओके, तो इन लोगों को 20 लाख का लिमिट है, ओके, 20 लाख अगर लिमिट क्रॉस कर जाता है, टोटल टर्नओवर अगर क्रॉस कर जाता है पूरे साल में 20 लाख, तो इन लोग को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। 10 लाख का लिमिट कौन कौन सा स्टेट में है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 10 लाख का लिमिट है, ओके। तो 40 लाख कौन सा, किसको किसको अप्लीकेबल है? 40 लाख वो स्टेट पे अप्लीकेबल है जहां ये सब स्टेट के अलावा जो भी स्टेट है उसको 40 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है। पर 40 लाख का जो लिमिट अप्लीकेबल है, इसके अलावा स्टेट जो भी है इसके ऊपर 40 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है। पर जो 40 लाख का जो लिमिट अप्लीकेबल है, 40 लाख का जो लिमिट अप्लीकेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो बिजनेसमैन है, वो जो बिजनेसमैन है, वो सप्लायर है, वो अगर सिर्फ गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है, सिर्फ गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है, सिर्फ गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुड्स में अगर सिर्फ ट्रांजेक्शन करता है तो 40 लाख का अप्लीकेबल। अगर गुड्स प्लस सर्विसेज में अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है, अगर गुड्स प्लस सर्विसेज में अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो फिर उसको 20 लाख का लिमिट अप्लीकेबल हो जाएगा। समझ गए ना? 40 लाख का लिमिट वो बिजनेसमैन के ऊपर अप्लीकेबल है, 40 लाख का बिजनेस उसके ऊपर अप्लीकेबल है जो सिर्फ गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है। वो मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। 40 लाख का लिमिट उसके ऊपर अप्लीकेबल है जो कि गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है, गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है, ओके ओके। और जो भी रिमेनिंग देखिए, 10 लाख का किसको किसको अप्लीकेबल है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 10 लाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेरे साथ बोलो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 10 लाख। 20 लाख किसको किसको अप्लीकेबल है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना, इसमें 20 लाख का अप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टेट है, जिसके अलावा जो भी स्टेट है उसके ऊपर 40 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है, 40 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है, ओके। पर 40 लाख किसके ऊपर अप्लीकेबल है? सिर्फ गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है, सिर्फ गुड्स में ट्रांजेक्शन करता है। अगर अगर जो भी रिमेनिंग स्टेट है, अगर गुड्स प्लस सर्विसेज में भी अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर भी 20 लाख का लिमिट अप्लीकेबल हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखो। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता दिया कि ये सब स्टेट में आता है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी एग्जाम में दे देगा कि ये स्टेट में बताओ कि कितना लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो आपको स्टेट का नाम याद रखना जरूरी है। समझ गए बात को? इसलिए मैं आपको सारा नाम लिख करके बता दिया। आगे देखो यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 10 लाख 20 लाख, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लायर, सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जो भी सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इफ इज अग्रेड टर्नओवर, अगर उसका अग्रेड टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख 20 लाख कोई भी एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल इफ इज एग्रीड टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 10 लाख 20 लाख, ओके, 20 लाख क्रॉस कर जाता तो उसको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। हाउएवर इफ द पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में करता है तो लिमिट है जो कि 10 लाख है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो मैं बोला आपको, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ओके। तो इस सब पे 10 लाख अप्लीकेबल है, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसे बोला जाता तो 20 लाख, ठीक है। सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फीस एग्रीड टर्नओवर 20 लाख, अगर 20 लाख का अगर टर्नओवर क्रॉस कर जाता है इन फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में, तो टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, ठीक है। हाउ टू प्रोसीड, देखिए हाउ टू प्रोसीड, कैसे आप प्रोसीड करोगे। सबसे पहले स्टेप आपका ये है कि फाइंड आउट करिए अग्रेड टर्नओवर, आप अग्रेड टर्नओवर कैलकुलेट करिएगा। अग्रेड टर्न जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको टैक्सेबल जो भी सप्लाई करेगा, जो भी टैक्सेबल सप्लाई रहेगा वो भी उसमें ऐड होगा, एग्जेम सप्लाई रहेगा वो भी ऐड होगा, टैक्सेबल प्लस एग्जेम, ठीक है, टैक्सेबल प्लस एग्जेम, ओके। Step 2, check the applicable limit for the person if made taxable person from any of the four स्पेशल कैटेगरी। मतलब 10 लाख 20 लाख वाला स्टेट में देखिए, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ रहा है 10 लाख 20 लाख, तो ऑब्वियस बात है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब स्टेट में 10 लाख का लिमिट है। इसके अलावा और जो स्टेट में होता है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, तो इस समय 20 लाख का जो टर्नओवर है वो लिमिट अप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो स्टेट है उसके ऊपर 40 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है, पर 40 लाख का लिमिट जो अप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तभी अप्लीकेबल है। अगर वो सब भी स्टेट अगर गुड्स प्लस सर्विसेज में अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर भी 20 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप बार बार सुनना, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है।
स्टेप 3 देखो क्या बोलता है कि इफ द ग्रेट टर्नओवर एक्सीड करता है, अगर ग्रेट टर्नओवर एग्जिट कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, किससे किससे एक्सीड कर रहा है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख, 10 10 20 40 20 10 40, देन द पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, देन the person will be required registration in all the state union territory from where he may taxable person. अगर 10 20 40, अगर 10 20 40, 10 लाख 20 लाख 40 लाख अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है, जो भी जो स्टेट से बिलोंग करता है, जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है, हर एक स्टेट का तो अलग अलग क्राइटेरिया है ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का। तो अगर जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है, अगर कोई भी एक स्टेट में अगर उसका जो लिमिट है क्रॉस कर जा रहा है उस लिमिट को, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन नीड, जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है नीड कंपल्सरी माइग्रेशन एंड रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन इफ एग्रीगेट टर्नओवर। उसको अगर जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन था, ठीक है, पहले जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी आने के पहले बहुत सारे टैक्सेस इंडिया में हुआ करता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे वैट हुआ करता था, सीएसटी हुआ करता था, सर्विस टैक्सेस हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था। तो उन लोग के लिए बोला कि एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन नीड कंपल्सरी माइग्रेशन करना पड़ेगा एंड रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, तभी उसको माइग्रेशन करना पड़ेगा जबकि उसको जो भी एक एग्रीगेट टर्नओवर का जो लिमिट है 10 लाख 20 लाख, अगर वो लिमिट को अगर क्रॉस कर रहा तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसका बोलता है कि ट्रांसफरी सक्सेसर नीड रजिस्ट्रेशन अफ्रेश। ठीक है, ओके, सब देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, नो रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है, सेक्शन 23 बोलता है। सेक्शन 23 बोलता है किसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। ठीक है, ये जो सेक्शन था मैं बता दूं पहले, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट था 10 लाख 20 लाख 40 लाख 10 20 40 10 20 40, एक इसका सेक्शन का नंबर क्या था, सेक्शन 22, सेक्शन 22। ओके, तो इसका सेक्शन है सेक्शन 22, और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 23, ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन किसको किसको लेने का दरकार नहीं है। तो आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है कुछ सेक्शन नंबर भी पूछ दे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। नो रजिस्ट्रेशन कौन सा, किनको किनको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है जीएसटी में, सेक्शन 23 बोलता है। सेक्शन 23 क्या बोल रहा है, पर्सन मेकिंग पर्सन मेकिंग सप्लाई विच इज नॉन टैक्सेबल, कोई भी सप्लाई, कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, कोई भी एक सप्लायर है जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, नॉन टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई कर रहा है एक्सक्लूसिवली क्या चीज में, एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चर मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु अंडरटेक द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ओके, मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर में वो अपना जो भी अब मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो एक्टिविटी कर रहा है, उससे कुछ वो टर्नओवर उसको आ रहा है। ठीक है, पूरे सालों में अगर वो टर्नओवर का जो लिमिट है 10 20 40 से भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है जीएसटी में। ठीक है, बोलता है नोटिफाइड पर्सन एग्जांपल सप्लायर वेयर ही सप्लाई एक्सक्लूसिवली फॉल अंडर आरसीएम। ठीक है, आगे देख लीजिए, मतलब मेनली ये लिखा था जो नो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है सेक्शन 23, ये मेनली उन लोगों के लिए जो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अपना टर्नओवर उनका जो होता है पूरे सालों में, अगर उनका जो लिमिट है वो 10 20 40 से अगर क्रॉस भी कर जाता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनका अगर टर्नओवर लिमिट अगर क्रॉस भी कर जाता है तो भी उनको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं होता है। ठीक है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन देखिए किन के लिए है, सेक्शन 24 बोलता है, सेक्शन 24 बोलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि ये सब लोगों को लिमिट कितना भी हो 10 20 40 कितना भी हो लिमिट, कितना भी लिमिट हो, इससे कम भी अगर इन लोग का जो टर्नओवर है, इन लोग का जो टर्नओवर का लिमिट है इससे 10 20 40 से कम भी है, जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है उससे कम भी है, फिर भी इन लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे इन लोग का जो लिमिट है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख, मतलब कितना भी लिमिट इन लोग का हो, फिर भी इन लोग को जो इन लोग का जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी लेना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जिनको की जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने जरूरी है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, जो पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ठीक है, हाउएवर फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हाउएवर बोलता है कि हाउएवर फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड फॉर हैंडीक्राफ्ट गुड्स एग्जेम्पशन ऑफ 10 20 लाख
20 लाख will be applicable। देखिए ये जो बोलता है ना कि यहाँ पे जो पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, तो यहाँ पे जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई जो कर रहा है, अगर वो गुड्स में कर रहा है, ट्रांजेक्शन गुड्स में सप्लाई कर रहा है, गुड्स में ध्यान रखना, गुड्स में अगर वो सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स पर सप्लाई अगर 10 रुपया के भी कर दिया ना, 1 रुपया के भी ट्रांजेक्शन कर दिया ना एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर गुड्स में क्या तो। पर अगर वो सर्विसेज में ट्रांजेक्शन कर रहा है, सर्विसेज में ट्रांजेक्शन कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसको जो लिमिट है क्या चीज का लिमिट है, 10 लाख 20 लाख, 10 लाख 20 लाख, 10 लाख 20 लाख, जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उसके ऊपर 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये सब पे 20 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख लेना। उसके बाद बोलता है कि अगर कोई भी एक सप्लायर है, कोई भी एक सप्लायर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई कर रहा है, अगर गुड्स को सप्लाई कर रहा है, गुड्स को भेज रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 24 बोलता है, ठीक है। पर अगर वो सप्लाई कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बट वो सप्लाई कर रहा है ना, वो सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, एंड और भी सप्लाई कर रहा है, किसका सप्लाई कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कर रहा है, तो इसको 10-20 का जो भी लिमिट है, उसको इसका फायदा मिल जाएगा। समझे बात को? आगे देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटीपी, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीटीपी मींस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जरूरी इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। However, for handicraft goods, exemption limit of 20 लाख 10 लाख will be applicable, ठीक है। तो सीटीपी, यहाँ पे सीटीपी का नाम आया, तो सीटीपी होता क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बता दूं सीटीपी होता क्या है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इसको बोला जाता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है ये बता दो। तो सेक्शन 27 के अंदर इसको लिखा गया है सीटीपी को, ठीक है। तो सीटीपी होता क्या ये बताता हूं आपको। सीटीपी मतलब क्या होता है ना, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक सप्लायर है, कोई दूसरा स्टेट में सप्लाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा स्टेट में इनका बिजनेस है, ठीक है, पर वो चाहते हैं कुछ दिनों के लिए वो दूसरे स्टेट में आकर के अपना बिजनेस करे, कुछ दिनों के लिए करना चाहते हैं। ऐसे देखो बहुत सारा मेला वगैरह लगता रहता है हर एक स्टेट में, कभी कभी मेला लगता है, कभी वो स्टेट में कभी वो स्टेट में मेला लगते रहता है, ठीक है। तो वो कोई बिजनेसमैन चाहता है, अरे उसको हमेशा इंटरेस्ट आता है मेला में ही बेचने का, ठीक है, वो मेला में जाकर के बेचता है। तो मेला तो हमें ऑब्वियस बात है ना, मेला तो कुछ ही दिनों के लिए लगता है, जो भी मेला लगता है वो कुछ ही दिनों के लिए लगता है, 10 दिन 20 दिन 40 दिन 50 दिन, ठीक है। नॉर्मली मेला तो छोटा दिनों के लिए लगता है ना, पूरा सालों भर तो ना मेला लगा रहता है। तो हर एक स्टेट में वो घूम घूम कर करके वो, अगर वो अपना मेला में सिर्फ अपना वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उसको सीटीपी के रूप में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुमको अगर मेले में बेचना है तो तुमको रजिस्ट्रेशन लो। कैसे रजिस्ट्रेशन लेगा, वो सीटीपी के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन लेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह वो रजिस्ट्रेशन लेगा। जब वो रजिस्ट्रेशन लेगा जीएसटी में, तो क्या उसका लिमिट है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट की जो वैलिडिटी रहेगा वो 90 डेज के लिए रहेगा, 90 डेज के लिए रहेगा, पर उसको एक्सटेंशन और 90 डेज का मिल जाता है, ठीक है। पर ये जो उसको जो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए सीटीपी का, उसको 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिस दिन वो एज ए सीटीपी करके वो अपना बिजनेस चालू करेगा मेले में जाकर के, ठीक है, उस दिन से जिस दिन वो बिजनेस चालू किया उस दिन से 5 दिन पहले ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और उसका जो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी रहेगा वो 90 डेज रहेगा, 90 दिनों रहेगा। उसको साथ साथ उसको और भी 90 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, अगर हो सकता है मेला का जो डिमांड ज्यादा था, तो मेला का जो क्या बोलता है, मेला का जो डेट था और बढ़ गया, और भी मेला चल रहा है, ठीक है, तो वो भी सोचा अरे मेला भी अगर बढ़ रहा है तो हम थोड़ा और बढ़ा देते, तो उसको थोड़ा सा और उसको एक्सटेंशन दे दिया कि चलो 90 दिन पहला देते हैं, 90 दिन अगर तुम और चाहते हो तो 90 दिन और बढ़ा देता है, ठीक है। तो 180 दिन मैक्सिमम उसको मिलता है, ठीक है। पर नॉर्मली अगर आपको एग्जाम में आया कि इसका वैलिडिटी कितना दे रहा था रजिस्ट्रेशन का सीटीपी को, तो 90 डेज होता है, ठीक है। 90 डेज इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 5 दिन पहले, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एडवांस में कराना पड़ता है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 10 20 लाख 40 लाख कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो देखिए एक सीटीपी था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये इंडिया का पर्सन को दूसरा स्टेट में जाना जाता है। एक होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई दूसरा देश का पर्सन है, वो इंडिया में आकर के बेचना चाहता है, तो सेम तरह का इसमें भी है, 5 दिन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लो, उसके बाद 90 डेज का वैलिडिटी, फिर उसके बाद वैलिडिटी और बढ़ता है, ठीक है। तो जैसा जो प्रोविजन सीटीपी का था उसी तरह इस पे भी है, पर लिमिट बस अंतर इतना ही है कि सीटीपी जो था वो इंडिया का ही पर्सन है, दूसरे स्टेट में बेचना चाहता है, और जो एनआरटीपी है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो दूसरा देश का इंडिया में भेजना चाहता है, बस इतना ही अंतर है। समझिए बात को। आगे देखिए क्या बोलता है,
पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, जो पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 9, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, ओके, इनको भी जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, जिसमें कि आता है सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मिसलेनियस यूटिलिटीज, ओके। फिर बोलता है पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, इनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी लेना पड़ेगा, ओडीआर को भी लेना पड़ेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी लेना पड़ेगा, टीडी डायरेक्टर को लेना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्टर को लेना पड़ेगा, और फिर अदर जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है इनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मींस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है सेक्शन 24, ये आप याद रखना, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बोला कि जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है वो 40 लाख भी है कुछ कुछ स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ person exempt from obtaining registration of up to a rate of 40 lakhs, okay, you got to get registration only after the limit of 40 lakh। मतलब 40 लाख का जो लिमिट है वो कौन कौन सा स्टेट पे एप्लीकेबल है, इस देखिए 10 लाख का जो लिमिट एप्लीकेबल है वो ये सब स्टेट पे एप्लीकेबल है, 20 लाख का ये सब स्टेट पे एप्लीकेबल है, और जो भी रिमेनिंग स्टेट होता है उसके ऊपर 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल है। बोलता है पर्सन रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन ओनली आफ्टर द लिमिट ऑफ 40 लाख, और भी जो भी अदर स्टेट बचता है, ठीक है, पर वो गुड्स में ट्रांजेक्शन करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनी पर्सन हु इज इंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, तभी वो 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होगा। उस एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, ओके, बट लिमिट ऑफ 40 लाख विल नॉट बी एप्लीकेबल, बट लिमिट ऑफ जो 40 लाख है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द फ्लोइंग केसेस, इन द फ्लोइंग केसेस अदर द पर्सन रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अगर 10 लाख 20 लाख के अंदर वो आ रहा है तो बेसिक बात है उसके ऊपर 40 लाख का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो और भी किसको किसको 40 लाख का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा, इफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसी को लेना पड़ रहा है 24 के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर, उसके ऊपर भी 20 उसके ऊपर भी 40 लाख का जो एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं आएगा, ठीक है। इफ ए पर्सन engaged in making supply of 3 types of specified goods, ठीक है, तो तंबाकू, पान मसाला, आइसक्रीम में अगर वो सप्लाई कर रहा है, ये सब गुड्स का अगर वो सप्लाई करता है तो उसके ऊपर भी जो 40 लाख का लिमिट है वो नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, इफ द पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये सब स्टेट का तो इनके ऊपर भी नहीं आता 40 लाख का लिमिट। इफ द पर्सन टेकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो इनके ऊपर भी 40 लाख का लिमिट नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ऊपर सीटीपी के बारे में बताया था, तो यहाँ पे सीटीपी के बारे में लिखा भी है, देख लो आप, वेन टू टेक रजिस्ट्रेशन। देखिए जनरली मैं बता दूं, जनरली क्या होता है कि जिस दिन कोई भी एक बिजनेसमैन है, जिस दिन कोई भी एक सप्लायर है, उसका जो लिमिट है वो लिमिट है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, अगर जो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो उसको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। जनरली ऐसा ही है कि जनरली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है विद इन 30 डेज। जनरली रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट on which become liable for registration, okay, within 30 days लेना पड़ता है। पर कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे जो स्पेशल केसेस जैसे सीटीपी को पहले ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इसको कुछ ऐसा थ्रेशोल्ड लिमिट इसके लिए है नहीं, इसको पहले लेना पड़ेगा सीटीपी और एनआरटीपी को, ठीक है। तो जैसे कि इसको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, 5 दिन एडवांस में लेना पड़ता है। द पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इसको। एंड such persons shall make taxable supply only after issuance of रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और क्या बोलता है कि सच पर्सन शैल मेक टैक्सेबल सप्लाई, उस टैक्सेबल सप्लाई तभी करेगा जबकि उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी मींस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ही वो अपना वो जो भी ट्रांजैक्शन है और सप्लाई तभी वो करेगा, ठीक है। पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कितना दिन का पीरियड इसको रहेगा, वैलिडिटी कितना दिन मिलेगा इसको बिजनेस करने का, ठीक है, एज ए सीटीपी, ओके। और ये जो सीटीपी एनआरटीपी है लेवल प्रोविजन सेम ही है, बस अंतर इतना ही है, सीटीपी जो है एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट में जाकर बेचते हैं और एनआरटीपी दूसरे देश वाले इंडिया में आकर बेचते हैं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो प्रोविजन है एप्लीकेबिलिटी है जो भी सेम है, ठीक है। फिर है कि जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इश्यू टू सच पर्सन शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, वैलिडिटी 90 डेज का है, ठीक है। और 90 डेज और भी एक्सटेंशन मिल सकता है, 90 प्लस 90 डेज, ठीक है। और as specified by the application for registration from the effective date registration which very sell, okay। एडवांस डिपॉजिट, इसको टैक्स एडवांस में ही देना पड़ता है। सच पर्सन में डिपॉजिट एडवांस एस्टिमेटेड टैक्स liability for the period specified in application at the time of application for registration, okay। इसको एप्लीकेशन जब वो अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको एडवांस में एक एस्टिमेटेड टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, सीटीपी को। तो आई होप सो कि दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के क्लासेस में।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और भी जो इसमें बचा हुआ है वो हम आपके साथ अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज क्लासेस यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि दिस क्लासेस इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।